कहानी की शुरुआत होती है एक्सप्लोरर की एक टीम से जो साउथ अटलांटिक ओशन के बीचों बीच अपने शप पर सफर कर रही होती है। इस टीम के साथ एक वेदर ऑफिसर भी था जिसका नाम ड्यूड था। ड्यूड का काम मौसम का हाल बताना और रिकॉर्ड करना था। असल में हुकूमत ने ड्यूड को इस आइलैंड पर भेजा था ताकि वो पूरे साल तक बदलते मौसम का मुशाहिदा करे और उसका मुकम्मल डेटा कलेक्ट करे। एक साल मुकम्मल होने के बाद ड्यूड को वापस बुला लिया जाना था। इसी वजह से ड्यूड को पूरे साल का खाना, सामान और जरूरी चीजें दे दी गई थी। कई दिन के सफर के बाद आखिरकार वो टीम इस अजनबी आइलैंड तक पहुंच गई। बोट के जरिए वो सब वहां उतरे। ये जजीरा बिल्कुल वीरान था, जहां परिंदे का एक पर भी दिखाई नहीं देता था। इस सुनसान जजीरे पर एक लाइट हाउस और उसके करीब एक छोटा सा घर मौजूद था जहां ड्यूड को रहना था। उससे पहले यहाँ एक और वेदर ऑफिसर रॉबर्ट रहता था। रॉबर्ट ने पूरा एक साल अकेले यहाँ गुजारा और मौसम का डेटा कलेक्ट किया था, मगर अब उसकी ड्यूटी खत्म हो चुकी थी और उसे शप के साथ वापस जाना था। लेकिन जब टीम ने घर को विजिट किया तो वो सब हैरान रह गए। वहाँ किसी इंसान का नाम और निशान नहीं था। कमरे के अंदर रॉबर्ट का सामान बिखरा पड़ा था, जैसे अचानक कोई मुसीबत आ गई हो। ये देखकर किपटन और ड्यूड ने सोचा कि शायद रॉबर्ट लाइट हाउस में हो। वो दोनों बगैर वक्त जाये किए लाइट हाउस की तरफ बढ़े, लेकिन वहाँ एक अजीब मंजर उनका मुंतजर था। पूरा लाइट हाउस नोकीली और तेज लकड़ियों से घरा हुआ था, जैसे किसी ने जानबूझकर उसे बंद कर दिया हो ताकि कोई अंदर ना जा सके। कैप्टन और ड्यूड ने बार बार दरवाजा खटखटाया, मगर अंदर से कोई जवाब न आया। आखिरकार उन्होंने जोर लगाकर दरवाजा तोड़ डाला और अंदर घुस गए। अंदर इन्हें एक आदमी मिला जिसका नाम ग्रोनर था। जब उन्होंने उससे पुराने वेदर ऑफिसर रॉबर्ट के बारे में पूछा तो उसने कहा कि रॉबर्ट मर चुका है। वो समंदर की तरफ गया था मगर कभी वापस न आया। ये सुनकर कैप्टन और ड्यूड दोनों चौंक गए। अब कैप्टन ने ड्यूड को कहा कि अगर चाहो तो हमारे साथ वापस चल सकते हो, क्योंकि ये जगह खतरनाक लगती है। लेकिन ड्यूड ने इनकार कर दिया। उसके दिल में लालच आ गया कि अगर वो एक साल गुजार कर इस जजीरे का दरस्त और मुकम्मल मौसमी डेटा हुकूमत को दे पाया तो उसके बदले में उसे भारी रकम मिल सकती है। कैप्टन ने जाते जाते ड्यूड को एक गिन दी और कहा, ये जगह मुझे महफूज नहीं लग रही, अपना ख्याल रखना। इसके बाद वो सब ड्यूड को वहीं छोड़कर वापस रवाना हो गए और तो ये हुआ कि वो लोग एक साल बाद दोबारा यहाँ आएंगे। कैप्टन के जाने के बाद ड्यूड ने घर को जरा ठीक किया और रहने के काबिल बनाया। रात को जब वो सामान देख रहा था तो उसे दराज ड्रावर में एक डायरी मिली। ये डायरी पुराने वेदर ऑफिसर की थी। ड्यूड ने डायरी खोली तो इसमें उस जजीरे के बारे में कई बातें लिखी हुई थीं। डायरी में एक प्रासरार मखलूक का जिक्र था, मगर सब कुछ साफ नहीं था। कई जुमले अधूरे थे। ड्यूड ने हर लाइन गौर से पढ़ी। कुछ सफहात पर अजीब जानवरों की ड्राइंग्स बनी हुई थीं। ड्यूड को समझ नहीं आया कि पुराने ऑफिसर ने ऐसी तस्वीर क्यों बनाए। शायद वो अकेला था और वक्त गुजारने के लिए ये सब करता रहा होगा। डायरी के एक सफे पर उसकी बीवी की तस्वीर भी लगी थी। डायरी पढ़ते पढ़ते ड्यूड थक गया और आहिस्ता आहिस्ता नींद की आगोश में चला गया। अगली सुबह ड्यूड ने अपना असल काम शुरू किया, मौसम का डेटा कलेक्ट करना। लेकिन जैसे ही वो समंदर के पास पहुंचा उसके कदम रख गए। उसने देखा कि चट्टानों के बीच कुछ पत्थर अजीब तरीके से सजे हुए थे और उनके बीच शील्ड्स, सदफ रखे थे। वो सब एक अलग ही पैटर्न में थे। ड्यूड ने सोचा कि शायद ये सब ग्रोनर ने किया होगा। ये सोचकर वो दोबारा अपने काम में लग गया। काम के दौरान जब उसने दूरबीन से लाइट हाउस की तरफ देखा तो उसे ग्रोनर के साथ एक और इंसान दिखाई दिया, मगर पलक झपकते ही वो गायब हो गया। ड्यूड ने दोबारा देखने की कोशिश की, मगर फिर उसे लगा कि शायद ये उसका वहम है। रात को ड्यूड अपने काम में मसरूफ था कि अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। उसे लगा शायद ये ग्रोनर है। उसने आवाज दी, मगर कोई जवाब न मिला। ड्यूड ने लैंप उठाया और दरवाजे की तरफ बढ़ा। जैसे ही वो आगे बढ़ा उसे कानों में अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगी। ये आवाजें किसी इंसान की नहीं लग रही थीं। फिर उसने देखा दरवाजे के नीचे से एक अजीब व गरीब मखलूक उनका हाथ अंदर आने की कोशिश कर रहा है। ये बिल्कुल भी इंसान का हाथ नहीं था। ये मंजर देखकर ड्यूड के होश उड़ गए। वो फौरन बेसमेंट की तरफ भागा और वहां छिप गया। चंद लम्हों बाद वो प्रासरार मखलूक घर के अंदर दाखिल हो चुकी थी। वो इधर उधर छिप छिप कर ड्यूड को ढूंढ रही थी। ड्यूड बेसमेंट के एक छोटे से सुराख से उसे देख रहा था, लेकिन ड्यूड की हलचल ने उस मखलूक को मतवजा कर लिया। उसने ड्यूड को देख लिया और पूरी तेजी के साथ उस पर हमला आवर हो गई। वो दुराड़ से अंदर हाथ डालकर ड्यूड को पकड़ने की कोशिश करने लगी। ड्यूड ने जान बचाने के लिए फौरन पास पड़ा, चाकू उठाया और उसकी आंख में दे मारा। वो मखलूक दर्द से चीखने लगी और वहां से भाग गई। लेकिन ड्यूड जानता था कि वो किसी भी वक्त दोबारा वापस आ सकती है। ड्यूड के दिमाग में अब ये बात बिल्कुल कन्फर्म हो गई कि डायरी में जिस क्रीचर का जिक्र था वो हकीकत में मौजूद है। खौफ के मारे वो पूरी रात सो न सका। अगली सुबह जब ड्यूड घर से बाहर निकला तो उसने रेत पर कुछ पैरों के निशान देखे। ये निशान इंसान के बिल्कुल भी नहीं थे। वो निशान सीधे समंदर की तरफ जाकर खत्म हो रहे थे। अब ड्यूड को सब समझ आ गया था कि ग्रोनर ने लाइट हाउस के चारों तरफ नोकीली लकड़ियां क्यों लगाई हैं। ड्यूड जान गया कि अगर वो ऐसी घर में रहा तो ये मखलूक किसी भी वक्त उस पर हमला कर सकती है। वो फौरन भागकर लाइट हाउस की तरफ गया और जोर जोर से चलाया।
ग्रोनर गेट खोलो, मुझे अंदर आने दो। लेकिन ग्रोनर ने इनकार कर दिया और कहा, तुझे शिप के साथ वापस चला जाना चाहिए था। ग्रोनर ने न सिर्फ उसे अंदर आने से रोका बल्कि पानी फेंककर उसे लाइट हाउस से दौड़ भागने पर मजबूर किया। मायूस होकर ड्यूड वापस लौट आया। अब उसे अपनी हिफाजत के लिए खुद ही कुछ करना था। उसने घर की तमाम खिड़कियों को लकड़ी से बंद कर दिया, चारों तरफ नोकीली लकड़ियां गाड़ दें और गेट के बाहर पुराने कागज और किताबें रखकर उन पर तेल छिड़क दिया ताकि अगर मखलूक वापस आए तो आग लगाकर उन्हें भगाया जा सके। लेकिन एक बात थी जिसे ड्यूड अभी तक नहीं जानता था और वो आज रात उसे मालूम होने वाली थी। खुशकिस्मती से उसे घर के अंदर एक पुराना बक्स मिला। इस बक्स में एक गन और बहुत सी गोलियां रखी हुई थीं। ये देखकर उसके दिल में जिंदा रहने की एक नई उम्मीद जागी। जैसे जैसे सूरज गुरूब होने लगा, ड्यूड के दिल में खौफ बढ़ने लगा। रात का अंधेरा चारों तरफ छा गया। ड्यूड गन हाथ में लिए घर के एक कोने में दबक कर बैठ गया। उसकी दिल की धड़कनें तेज से तेजतर हो रही थीं। अचानक एक अजीब आवाज सुनाई दी। ड्यूड ने खिड़की से छिपकर समंदर की तरफ देखा और ये मंजर देखकर उसके पैरों तले जमीन निकल गई। वहाँ सिर्फ एक नहीं बल्कि कई सारे वही अजीब और गरीब क्रीचर्स पानी से निकलकर उसकी तरफ बढ़ रहे थे। कुछ ही देर में वो सब इकट्ठा हो गए और घर का गेट तोड़ने लगे। ड्यूड ने फौरन गोलियां चलाना शुरू की। कुछ क्रीचर्स गिर कर मर गए। ड्यूड को लगा कि शायद गोलियों की आवाज सुनकर बाकी सब डर के मारे भाग जाएंगे। अपने साथियों को मरता हुआ देखकर बाकी मखलूकात और भी ज्यादा गुस्से में आ गईं। तब ड्यूड ने अपनी अगली चाल चलते हुए गेट के बाहर रखे कागजों और पुरानी किताबों को आग लगा दी। आग देखकर वो सब क्रीचर्स डर के मारे वापस समंदर में लौट गए। लेकिन अब मसला ये था कि वही आग ड्यूड के घर तक पहुंच चुकी थी। लकड़ी का दरवाजा शोलों में लपट गया और आग आहिस्ता आहिस्ता पूरे घर में फैलने लगी। ड्यूड ने फौरन एक चादर में खुद को लिपेटा और जान बचाते हुए घर से बाहर निकल आया। वो दौड़कर लाइट हाउस के पास एक बड़े पत्थर के पीछे जा छिपा। क्रीचर्स पर गोलियां चलाते वक्त ड्यूड के हाथ में गहरी चोट भी लग चुकी थी। इतने में आसमान पर घने बादल छा गए और जोरदार बारिश शुरू हो गई। बारिश ने आग बुझाने में मदद तो की, लेकिन पूरी रात बरसती बारिश के बाद भी सुबह तक ड्यूड अपना घर नहीं बचा पाया। पूरा घर जलकर तकरीबन राख हो चुका था। अब ड्यूड के पास कोई और रास्ता नहीं था। अगर जिंदा रहना है तो उसे हर हाल में लाइट हाउस में पनाह लेनी होगी। उसने राइफल उठाई और लाइट हाउस के करीब पत्थरों के बीच छिपकर इंतजार करने लगा कि कब ग्रोनर बाहर पानी भरने आएगा। कुछ देर बाद ग्रोनर वाकई लाइट हाउस से बाहर निकला। ड्यूड आहिस्ता आहिस्ता इसके पीछे चलने लगा, लेकिन अचानक एक अजीब सा क्रीचर जो ग्रोनर के करीब ही था उसने ड्यूड पर हमला कर दिया। बड़ी मुश्किल से ड्यूड ने उसे काबू किया। जब वो उसे गोली मारने वाला था तो ग्रोनर ने फौरन रोक दिया और कहा, रख जाओ, ये मेरा पालतू है। ड्यूड ने गोली नहीं चलाई बल्कि मौके का फायदा उठाते हुए ग्रोनर के साथ एक शर्त रख दी, अगर तुम चाहते हो कि ये क्रीचर जिंदा रहे तो मुझे लाइट हाउस में रहने दो, वरना मैं उसे यहीं मार दूंगा। ग्रोनर के पास कोई रास्ता न था। उसने हाँ कर दी क्योंकि ड्यूड के पास खाने पीने का सामान और गुन पाउडर वाफिर मिकदार में था। शाम होने से पहले दोनों बचा हुआ खाना लेकर लाइट हाउस वापस आ गए। ये सब देखकर ड्यूड हैरान था। अब वो ग्रोनर से उस क्रीचर के बारे में मजीद जानना चाहता था और दिल ही दिल में ये सोच रहा था कि अगर ये राज दुनिया के सामने लाया जाए तो वो दोनों बहुत पैसा और शहरत कमा सकते हैं। लेकिन ग्रोनर की सोच मुख्तलिफ थी। उसे ये सब कुछ नहीं चाहिए था। वो कहता था कि इस दुनिया में अब उसका कोई नहीं बचा, यही जजीरा इसके लिए सब कुछ है। वो यहाँ खुद को बादशाह समझता है और अपनी मर्जी से जिंदगी गुजारता है। इसीलिए उसने जजीरे के कई हिस्सों पर लकीर खींचकर लिख दिया था, ग्रोनर यहाँ का बादशाह है। ड्यूड हैरान था कि ये अजीब सा क्रीचर ग्रोनर का पालतू कैसे बन गया। इस पर ग्रोनर ने हकीकत बताई। उसने कहा कि एक बार ये मखलूक गलती से उसके फिशिंग नीट में फंस गई थी, तब ये अभी छोटी थी। ग्रोनर ने उसकी जान बचाई और इस दिन के बाद से ये क्रीचर हमेशा ग्रोनर के साथ रहने लगी। ड्यूड हर वक्त यही सोचता रहता था कि आखिर कब वो इस कैद निमा जजीरे से निकलकर आजादी की सांस ले पाएगा। वक्त के साथ साथ उसकी इस फीमेल क्रीचर के साथ एक अजीब सी दोस्ती हो गई थी। ड्यूड को अब उस पर तरस आने लगा था। उसे महसूस हुआ कि अपने लोगों से बछड़कर अकेला रहना कितना मुश्किल होता है। शायद वो क्रीचर भी यही दर्द सह रही थी। इसीलिए ड्यूड ने उसे एक नाम दे दिया, अनारियास। एक रात खाने के बाद ग्रोनर और ड्यूड ने वक्त गुजारने के लिए शतरंज खेलना शुरू कर दी। मगर यहीं ग्रोनर से एक बड़ी गलती हो गई। खेल में इतने उलझ गए कि लाइट हाउस की लाइट्स ऑन करना ही भूल गए। अंधेरे का फायदा उठाकर क्रीचर्स ने उन पर धावा बोल दिया। ड्यूड ने देखा कि इस बार उनकी तादाद इतनी ज्यादा थी कि दो लोग मिलकर भी ज्यादा देर तक नहीं लड़ सकते थे। ऊपर से गोलियां भी खत्म होने को थीं। वो दोनों किसी तरह जान बचाते हुए लाइट हाउस के सबसे ऊपर वाले हिस्से तक पहुंचे, मगर इस दौरान ग्रोनर के पैर में गहरी चोट आ गई। इस रात उन्हें लगा कि आज उनकी मौत यकीनी है, लेकिन खुशकिस्मती से सूरज निकल आया। जैसे ही धीरे धीरे सूरज की किरणें फैलें, वो सब क्रीचर्स वापस समंदर में चले गए। धूप निकलने के बाद अनारियास ने ग्रोनर के जख्म को ठीक करने की कोशिश की, लेकिन ड्यूड के दिल में अब ये यकीन बैठ गया था कि वो कभी भी इन क्रीचर्स के साथ ये जंग नहीं जीत सकता। कुछ दिन और गुजर गए। ग्रोनर अब भी ड्यूड और अनारियास दोनों के साथ बुरा सलूक करता रहा, लेकिन खास तौर पर अनारियास को बहुत मारता था। इनके पास एक डाइविंग सूट जैसा पुराना सूट मौजूद था। ड्यूड ने ग्रोनर से कहा, अगर हम में से कोई ये सूट पहनकर इस जगह जाए जहाँ जहाज डूबा था तो
शायद वहाँ से हमें गोलियां या डायनामाइट मिल जाए, इससे उन क्रीचर्स से लड़ना आसान हो जाएगा। वो बज़ाहिर राजी हो गया और कहने लगा, ठीक है, तुम सूट पहनकर पानी के अंदर जाओगे और वहाँ से ढेरों RDX ले आओगे, फिर मैं तुम्हें बोट के जरिए ऊपर खींच लूंगा। मगर असल में ग्रोनर का मंसूबा बिल्कुल अलग था। उसका इरादा था कि डियोड को अपनी मदद से समंदर के नीचे रखे, डायनामाइट के बॉक्सेस लाने पर मजबूर करे, और जैसे ही वो बॉक्स ऊपर ले आए उसे वहीं समंदर की गहराई में तन्हा छोड़ दे ताकि क्रीचर्स उसे मार डालें। यूं डायनामाइट भी ग्रोनर के पास आ जाता और अनारियास भी दोबारा उसकी गुलाम बन जाती। ग्रोनर और डियोड दोनों किश्ती में बैठकर इस जगह पहुंचे जहां जहाज समंदर में डूबा था। डियोड ने डाइविंग सूट पहना और पानी के नीचे उतर गया। गहराई में पहुंचकर उसने देखा कि जहाज पूरी तरह तबाह हो चुका है, लेकिन खुशकिस्मती से उसे कुछ डायनामाइट के बॉक्स मिल गए। अचानक उसके सामने चंद क्रीचर्स आ गए। इन्हें देखते ही डियोड घबरा गया और गिर पड़ा। भारी डाइविंग सूट की वजह से वो हल भी नहीं पा रहा था और न ही ग्रोनर को ऊपर सिग्नल भेज पाया। ग्रोनर को लगा कि क्रीचर्स ने डियोड को मार डाला है, लेकिन हकीकत में वो दो छोटे बच्चे क्रीचर्स थे। डियोड ने बड़ी मुश्किल से अपना डाइविंग सूट वहीं उतारा और जैसे तीसे करके खुद को ऊपर सतह तक पहुंचाया। वहां उन्हें कुछ पुराने बॉक्स मिले जिनमें डायनामाइट मौजूद था। इसके बाद दोनों फौरन काम पर लग गए। उन्होंने लाइट हाउस के चारों तरफ 2 तहों में डायनामाइट बिछा दिया ताकि अगले हमले में उन सब क्रीचर्स को एक ही बार में खत्म किया जा सके। कुछ महीने बीत गए, सर्दियों का मौसम आया और बर्फबारी शुरू हो गई, लेकिन अचानक क्रीचर्स गायब हो गए। हमले रख गए जैसे उन्हें खबर हो गई हो कि उनके लिए जाल तैयार किया गया है। ग्रोनर को शक हुआ कि शायद अनारियास ने उन्हें खबरदार किया है, इसी वजह से उसने अनारियास पर जुल्म करना शुरू कर दिया, लेकिन डियोड ने आगे बढ़कर उसे रोक लिया। आखिरकार दोनों ने एक नया प्लान बनाया। लाइट हाउस का मेन गेट खुला छोड़ दिया ताकि जैसे ही क्रीचर्स अंदर आएं, डायनामाइट से सबको उड़ा दिया जाए। डियोड ने चालाकी से अनारियास को लाइट हाउस के टॉप पर जोर से चीखने को कहा। अनारियास की आवाज सुनते ही सब क्रीचर्स गुस्से से भड़क उठे। उन्होंने जब देखा कि मेन गेट खुला हुआ है तो उन्हें लगा कि ये बेहतरीन मौका है अनारियास को आजाद कराने का, मगर असल में ये उनके लिए एक फंदा था। कुछ ही देर में क्रीचर्स बड़ी तादाद में समंदर से निकलने लगे। वो सीधे गेट की तरफ बढ़े और अंदर दाखिल होते ही डियोड पर टूट पड़े, लेकिन डियोड ने हिम्मत दिखाई और बड़ी मुश्किल से खुद को उनके चंगल से छुड़ाया। जैसे ही सभी क्रीचर्स लाइट हाउस के पास इकट्ठे हो गए तो ग्रोनर ने डायनामाइट का लीवर दबाया, लेकिन ब्लास्ट नहीं हुआ। असल में डियोड ने पहले ही उसका कनेक्शन खोल दिया था और ग्रोनर दोबारा लगाना भूल गया था। डियोड फौरन ऊपर की तरफ भागने लगा और डायनामाइट का वायर जोड़ना शुरू करता है। तब तक वो क्रीचर्स लाइट हाउस पर चढ़ने की कोशिश कर रहे होते हैं, जिन्हें सिर्फ अकेला ग्रोनर रोकता है। जैसे ही कनेक्शन पूरा होता है डियोड पहला लेयर उड़ा देता है, जिससे कई क्रीचर्स ब्लास्ट में खत्म हो जाते हैं, लेकिन अभी भी काफी मॉन्स्टर्स लाइट हाउस पर हमला करने के लिए तैयार होते हैं। उस वजह से ग्रोनर दूसरा लेयर भी ब्लास्ट कर देता है। दोनों इस जोरदार धमाके में बेहोश हो जाते हैं। अगली सुबह जब दोनों होश में आए तो उन्होंने देखा कि इनरियास वहां नहीं थी। ब्लास्ट में चारों तरफ मरे हुए क्रीचर्स पड़े थे। ग्रोनर इन सबको मार रहा था जो झुकमी हालत में जिंदा बचे थे। तभी डियोड की नजर उनमें से एक के गले में लटके एक नेकलेस पर पड़ी उस क्रिएचर को तड़पता हुआ देखकर डियोड को उस पर त्रिस आ जाता है और उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है। जिन क्रीचर्स को वो अब तक खूंखार समझते आए थे वो भी इंसानों की तरह थे, सिर्फ बोल नहीं सकते थे, लेकिन ग्रोनर के लिए ये सब बेकार बातें थी। उस दिन के बाद वो क्रीचर्स फिर कभी आर्टिक नहीं कर पाए, लेकिन हर दिन समंदर के किनारे से रोने की आवाजें आती थीं। डियोड को अब तक नहीं पता था कि उन्होंने कितना बड़ा नुकसान कर दिया था, कितनी फैमिली टूट गई, कितने बच्चों ने अपने लोग खो दिए, सिर्फ एक गलत फहमी की वजह से। अगले दिन डियोड ने समंदर में इन क्रीचर्स के कुछ छोटे छोटे बच्चों को देखा, वो सब जिन्होंने अपने परिवार खो दिए थे। डियोड ने पत्थरों का एक गोल सर्कल बनाया और उसके बीच में वो छोटी टूई बोट रख दी ताकि एनरस उसे देखकर वापस लौट आए। डियोड ने कई घंटे इंतजार किया, लेकिन एनरस कभी वापस नहीं आई। सुबह नींद से जागने के बाद डियोड ने देखा कि ग्रोनर सो रहा है। ग्रोनर के पास कुछ पुरानी चीजें रखी थी, उनमें एक पुरानी तस्वीर भी थी, और जैसे ही डियोड ने उस तस्वीर को देखा वहाँ हैरान रह गया। वहाँ लड़की जिसका फोटो उसने पहले दिन पुराने ऑफिसर रॉबर्ट की डायरी में देखा था, वो कोई और नहीं बल्कि ग्रोनर की पत्नी थी, और फोटो में ग्रोनर उसके साथ खड़ा था। असल में 1 साल पहले आए विडर ऑफिसर रॉबर्ट मरा नहीं, बल्कि उसने अपनी पहचान बदल दी थी, यानी ग्रोनर ही विडर ऑफिसर रॉबर्ट है। बस उसने अपना नाम बदल लिया था क्योंकि अब वो कभी उस आईलैंड को छोड़ना नहीं चाहता था। ये सब देखकर डियोड ने भी ये उम्मीद छोड़ दी कि वो कभी उस आईलैंड से जा पाएगा। अगले दिन शाम को जब डियोड समंदर के किनारे गया, उसने देखा कि इस सर्कल में रखी छोटी बोट अब वहाँ नहीं थी, लेकिन इसी जगह पर उसने एक क्रीचर का छोटा सा बच्चा देखा जिसके हाथों में वो बोट थी। डियोड ने अपने हाथ में जलती हुई लकड़ी को इस सर्कल के बीच में फेंक दिया ताकि वो दिखा सके कि उसका इरादा लड़ने का नहीं है और उससे किसी को खतरा महसूस न हो। वहाँ इनके साथ दोस्ती करना चाहता था। कुछ ही देर बाद समंदर की लहरों से ओनारिस निकलती है और उसके पीछे पूरा क्रीचर का ग्रुप भी समंदर से बाहर आता है, लेकिन इस बार कोई भी डियोड पर अटैक नहीं करता क्योंकि वो भी अब शांति चाहते हैं। उनका इरादा सिर्फ एक सर्किस्ट जगह पाने का था अपने बच्चों के लिए, लेकिन तभी वहाँ ग्रोनर हाथ में बंदूक लिए पहुंच जाता है। ग्रोनर को लगता है कि अगर शांति हो गई तो उसे सबसे ऊपर होने का एहसास कैसे होगा। डियोड उसे समझाने की कोशिश करता है कि ये क्रीचर्स लड़ना नहीं चाहते, ये शांति चाहते हैं, लेकिन ग्रोनर किसी की नहीं सुनता। वो अनारिस से चलाकर कहता है अंदर चली जाओ,
लेकिन ये पहली बार था कि एनारीस ने उसकी बात नहीं मानी, क्योंकि अब वो उसकी नौकरानी नहीं थी। ये देखकर क्रोनर को लगता है कि अब उस आइलैंड पर उसकी बादशाहत नहीं रही। क्रोनर खुद को अंदर से कमजोर महसूस करने लगता है, क्योंकि अब कोई भी उसका हुक्म नहीं मान रहा था। गुस्से में उसने लाइट हाउस की तरफ कदम बढ़ाए। ड्यूड को लगा शायद क्रोनर को अब समझ आ गया होगा कि हर एक जानवर आजादी चाहता है, कोई भी किसी का गुलाम बनकर नहीं जीना चाहता। लेकिन क्रोनर के सर से बादशाहत का भूत कहाँ उतरने वाला था। जैसे ही वो लाइट हाउस पहुंचा, उसने सिग्नल गन से एक फ्लेयर छोड़ी जो सीधा जाकर एक क्रीचर के बच्चे से टकरा गई। उस बच्चे की तुरंत मौत हो गई। सभी क्रीचर्स डर के मारे भाग गए और एनरियास ने भी ड्यूड पर अपना पूरा भरोसा खो दिया। गुस्से से पागल ड्यूड तुरंत लाइट हाउस की तरफ भागता है क्रोनर को सबक सिखाने। ड्यूड उससे लड़ने लगता है, क्यों क्या दोनों ये लोग तो बस शांति चाहते थे। लेकिन क्रोनर इतना हंसक हो चुका था कि उसने ड्यूड को मारने का फैसला कर लिया। वो हाथ में लोहे का रोड लेकर जैसे ही ड्यूड पर वार करने जा रहा था, ड्यूड ने उसे उसके असली नाम से पुकारा और कहा, रुक जाओ रॉबर्ट, तुम खूनी नहीं हो। ये सुनकर क्रोनर एकदम रख गया। असल में रॉबर्ट ऐसा इंसान कभी था ही नहीं। उस आइलैंड पर आने के बाद अकेले रहने की वजह से उसकी मेंटल हेल्थ बिगड़ चुकी थी। अकेलापन, अपनी पत्नी की मौत और गहरा डिप्रेशन, इन सब ने उसे ऐसा बना दिया था। वो असल में कोई कलर नहीं था, वो एक अच्छा इंसान था। क्रोनर को एहसास हवा की ये क्रीचर्स कभी लड़ना नहीं चाहते थे, वो बस शांति चाहते थे। क्रोनर ने उन्हें सिर्फ इसलिए मारा ताकि वो खुद को पावरफुल दिखा सके। और अब क्रोनर को अपनी गलती का एहसास हो चुका था, इसीलिए उसने खुद को इन क्रीचर्स के सामने सरेंडर कर दिया और कुछ ही पलों में उन्होंने उसे मार दिया। डेविड लाइट हाउस के अंदर खुद को लॉक कर लेता है। समय ऐसे ही बैठता चला जाता है और 1 साल बाद आइलैंड पर एक गवर्नमेंट अफसर आता है, साथ में एक नया वेदर अफसर भी होता है। अब नए गवर्नमेंट अफसर ने उस आइलैंड पर वेदर मॉनिटर की ड्यूटी करनी थी। जब कैप्टन पिछले अफसर के बारे में डेविड से पूछता है तो डेविड भी वही बात करता है कि वो पानी की तरफ गया था लेकिन कभी वापस नहीं आया। और वेदर अफसर को भी लगता है कि डेविड ही क्रोनर है। डेविड ने भी उनकी इस गलत फहमी को ठीक नहीं किया। वो चुपचाप बालकनी पर गया और खड़ा हो गया बिना कुछ कहे, क्योंकि अब वो भी उस आइलैंड को छोड़ना नहीं चाहता था, बिल्कुल क्रोनर की तरह। इसी दौरान एनरिस भी अपने परिवार के साथ खुश थी। अब उन्हें किसी क्रोनर जैसे आदमी का डर नहीं था। अब वही आइलैंड पर भी और समंदर में भी आजादी से जी सकते थे। उसी के साथ कहानी खत्म हो जाती है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।